हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श कुमार पांडे और मैं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएचयू पाठशाला पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। टाइमर हम ऑन करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीयूईटी 3 सेक्शन में होने वाला है। पहला सेक्शन आपका लैंग्वेज का रहेगा, दूसरा सेक्शन आपका डोमेन सब्जेक्ट से जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उससे डील करेगा, और आपका तीसरा आता है जीटी सेक्शन। तो डोमेन में हम जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो केवल ट्वेल्थ की एनसीईआरटी पूछेगा, वो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की। आप जो डोमेन आप सेलेक्ट करते हैं उसकी 12th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। और मैं स्पेशली जो जिसका क्लास लेता हूँ वो है जियोग्राफी। तो आपको 12th की जो 2 जियोग्राफी हैं, ह्यूमन जियोग्राफी और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, वो दोनों आपको पढ़ना पड़ता है। ये जो 2 हो जाते हैं, कुछ चैप्टर को छोड़ दिया जाए, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो टोटली एक यूनिक कैरेक्टर अपना रखते हैं, जो कि हमारा जो जीटी सेक्शन हमारा ये तो डोमेन है, ठीक है। ये हमारा जो इधर हुआ जीटी सेक्शन, वो प्योरली जो कॉमन चीज़ है, जिसमें जहाँ से आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। ये आपको जो बेसिक ज्योग्राफी जो हर किसी को जानना जरूरी होता है वो यहाँ पूछेगा। कोई भी कंपटीशन हो, एसएससी, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड जनरल चीज़ें होंगी वो हम अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी बात रही डोमेन सब्जेक्ट की, तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की क्लासेस ऑलरेडी हमारे यहाँ शुरू हो चुकी हैं। तो अगर आप चाहते हैं आप पूरा क्लास देखिएगा, एक टाइप का पब्लिक वीडियो है जो आप सभी के सामने आया है। ऐसा हम लोग अपने पेड क्लासेस में लेते हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, जिनको अपना डोमेन अच्छे से कंप्लीट करना है, आज का जो क्लास मैं लूँगा, आप उम्मीद करिए ना कि आपका जो जीटी का 60 क्वेश्चन आएगा, उसमें से जो आपका ज्योग्राफी है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको आराम से यहीं से मिल जाएंगे, इसी क्लास से। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। आप सब चेक कर लीजिएगा, इसका क्लास आप बढ़िया से पूरा करिए। जो लोग पूरी तरीके से हमारे मेंबर्स बनने चाहते हैं, हमारी फैमिली में आना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ आप इस नंबर से आप कॉल करके, आप व्हाट्सअप करके आप रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि आप अपने जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसको भी मजबूत कर पाएँ, और जीटी तो जितना अच्छा आप कर सकते हैं उतना अच्छा आप कर पाएँ, ताकि आपको बीएचयू को छोड़ के, इस एंट्रेंस एग्जाम को छोड़ के अदर जो आपको एग्जाम्स देने हैं उसका भी बेस आपको यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो हम लास्ट में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो एकदम शुरुआती सी चीज़ है, तो आज हम यूनिवर्स, गैलेक्सी या सोलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। वहाँ से जितने क्वेश्चंस फंसते हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने यूनिवर्स पर चलते हैं। यूनिवर्स से अगर हम आते हैं तो सबसे पहली बात जो हमको पता होनी चाहिए, यूनिवर्स की स्टडी। यूनिवर्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। और आप सभी को पता है कि कॉस्मोलॉजी 2 शब्द से बना है, कॉस्मोस और लॉजी। तो कॉस्मोस मतलब आपका ब्रह्मांड होता है, यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स मतलब आप ब्रह्मांड। और एक आप चीज़ आपको बता देता हूँ कि इन द केस आप हमारे आते हैं, आप सभी का स्वागत है, हमारे फैमिली में आप आते हैं। तो इस टाइप के आपको हैंड रिटेन नोट्स, जिसमें जो कठिन वर्ड्स होंगे उनकी आपको हिंदी भी मिल जाएगी। तो समझिए आप डुअल बाइलिंगुअल हमारा नोट्स रहेगा। हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलता जाएगा। लेक्चर वीडियो, जीटी के हुए डोमेन स्पेसिफिक जितने भी सारे वीडियोस आपको मिलते जाएंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो नोट्स आपके इस तरीके से मिलने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे यूनिवर्स की। तो यूनिवर्स की स्टडी ऑफ यूनिवर्स आपका कॉस्मोलॉजी होता है। कॉस्मोलॉजी से कॉस्मोस निकलता है, यूनिवर्स बनता है। तो कॉस्मोस का मतलब यूनिवर्स, ब्रह्मांड, और लॉजी मतलब स्टडी। दूसरी चीज़ जो यूनिवर्स के बारे में अक्सर पूछता है वो है इसके ओरिजिन से रिलेटेड, ओरिजिन। और कौन सी ऐसी थ्योरी है जो इसको एक्सप्लेन करती है? तो 2-3 जो, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बिग बैंग थ्योरी। और ये पूछता है कि बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था, किसने इस थ्योरी को दिया था? तो वो थे ई जॉर्ज, पूरा लिख लो, ई जॉर्ज लेमेतायर, लेमेतायर करते हैं। बिग बैंग के बारे में बता दूं, एक जो थ्योरी है वो उस एक्सप्लोजन को डिस्क्राइब करती है जो कि आज के 13.8 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। बिलियन ईयर्स एगो
हुआ था। ठीक है, तो हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सप्लेन करता है, यूनिवर्स के जो ओरिजिन है उसको एक्सप्लेन करता हुआ जो थ्योरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिग बैंग है। बिग बैंग का जो प्रतिपादन किए हैं जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी दिया तो ये जॉर्ज लेमेंटायर थे। वैसे कई थ्योरी हैं, स्टडी स्टेट थ्योरी हैं, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी है, लेकिन अभी वो तब आपको पेड क्लासेस में पता चल जाएंगे जो एक्स्ट्रा नॉलेज होते हैं। बट अभी आप जैसे देखते जाओ ना कि जो कर हमेशा पूछ ही रहा है चीज़ें, वो आपको बताने की कोशिश की जा रही है। अब एक और चीज़ यूनिवर्स का डिस्कस करते हैं। तो गॉड पार्टिकल एक क्वेश्चन आता है, आप नोट कर लीजिए। गॉड पार्टिकल किसको कहते हैं? गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन को, हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, आते रहते हैं। ठीक है, हिग्स बोसॉन को क्या कहा जाता है? गॉड पार्टिकल कहा जाता है। एक किताब है काफ़ी फेमस है, जियोग्राफी का, पूछ लेता है कि जियोग्राफी का किसके द्वारा लिखी गई है? जियोग्राफी का स्ट्रैबो के द्वारा लिखी गई है। हम लोग कुछ फैक्ट्स पर फोकस करते हैं, जो फैक्ट्स काफ़ी ज़रूरी होते हैं, खासकर ज्योग्राफी से रिलेटेड। हमने यूनिवर्स शुरू कर दिया था, लेकिन यूनिवर्स से हट के थोड़ा सा अभी आते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो किताबें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उनको हम देखते हैं। एक और किताब है हिस्टोरिया नेचुरलिया, हिस्टोरिया नेचुरेलिया, जिसको प्लिनी ने लिखा है। ठीक है, ये 2 बुक्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं हम कि हाँ, एक को तो हमने देखा ही नहीं, फादर ऑफ जियोग्राफी। सबसे पहले तो ये है, वैसे अभी जल्दी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी, जो भूगोल के पितामह कौन है? तो हिकैटियस, हिकैटियस, हिकैटियस। और इनकी किताब की बात कर लें तो जेस पीरियोडस, जेस पीरियोडस इनकी किताब है, जेस पीरियोडस इनकी किताब है। ठीक है, यह है फादर ऑफ जियोग्राफी। क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेता है कि हु इज़ अ फर्स्ट कार्टोग्राफर। आप कार्टोग्राफर, फर्स्ट जो कार्टोग्राफर है, कार्टोग्राफर मुझे उम्मीद है कि आप सभी जान रहे होंगे। जो कार्टोग्राफर होते हैं उनका काम होता है वो मैप्स ड्रॉ करते हैं, कार्टोग्राफर। तो फर्स्ट कार्टोग्राफर एनेक्सिमेंडर हैं, एनेक्सिमेंडर, नाम याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनेक्सिमेंडर, ये कर लीजिए, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमेंडर, ए कर लीजिए, एनेक्सिमेंडर। और एनेक्सिमेंडर को ही फादर ऑफ मैथमेटिकल जियोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है कि पूछा जल्दी नहीं गया है कभी कि हु इज नोन कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मैथमेटिकल जियोग्राफी, तो है एनेक्सिमेंडर। लेकिन एक क्वेश्चन आ जाते हैं कि फर्स्ट कार्टोग्राफर किसको कंसिडर किया जाता है? वो है एनेक्सिमेंडर। फादर ऑफ जियोग्राफी हिकैटियस। फिर हमारा अपने जो कुछ जियोग्राफर्स रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, फिर उसके बाद आते हैं वराहमिहिर, वराहमिहिर, उसके बाद आते हैं ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त, और फिर इनके बाद आते हैं ब्रह्मगुप्त के बाद भास्कराचार्य, भास्कराचार्य की बात करें तो 12th सेंचुरी के हैं, सेंचुरी, ये 11th है। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो 6th and 7th सेंचुरी के हैं, ये 6th सेंचुरी के हैं, और ये 5th सेंचुरी AD, 5th सेंचुरी के हैं, 5th सेंचुरी के हैं। वैसे इतना खासा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब के हैं, बस मैंने लिख दिया था ताकि आपको अगर नंबर्स भी याद रखेंगे ना तो कभी क्रम में पूछ सकता है कि ये जो जियोग्राफर्स हैं इनको आप अरेंज करिए किसी क्रम में। क्वेश्चन आ सकता है, खासकर NTA ऐसी क्वेश्चन जरूर बनाती है कि आपको चारों जियोग्राफर का नाम दे देगी कि मान लीजिए दिया पहला आर्यभट्ट, दूसरा ब्रह्मगुप्त, तीसरा भास्कराचार्य, चौथा वराहमिहिर, फिर नीचे ऑप्शन देगा A 1 2 3 4
2 3 4 1 इस टाइप से दे देगा, कहेगा फिर क्वेश्चन में रहेगा कि आप इन सारे जो जियोग्राफर्स हैं हमारे इंडिया के, उनको आप अरेंज करो जिस टाइम में वो थे पीरियड वाइज। तो आर्यभट्ट सबसे पहले, फिर वराहमिहिर, फिर ब्रह्मगुप्त, फिर भास्कराचार्य। तो कई लोग को याद होता नहीं है, तो याद करने के लिए क्या करें, उसके लिए भी अपने पास ट्रिक है, ट्रिक लगाएंगे। जहाँ हमको कठिनाई लगी वहाँ पे ट्रिक लगाएंगे। आप लोगों ने रामायण देखा होगा, उसमें सीता जी राम भगवान को क्या बुलाती हैं, आर्यवीर। तो हम आर्यवीर नहीं रखते, आर्यवर रखते हैं, और ब्रह्मचर्य, आर्यवर ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये सिर्फ याद करने के लिए है। तो हमारा जो काम है वो केवल इतने से हो जाएगा, आर्यवर और ब्रह्मचर्य से हो जाएगा, का पालन करें। तो सिर्फ याद करने के लिए हम लोगों ने लिखा है। अब आर्य से आप सभी बना सकते हो, आर्यभट्ट, वर से वराहमिहिर, ब्रह्म से ब्रह्मगुप्त, चर्य से भास्कराचार्य। ठीक है, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि इन सारे ज्योग्राफर्स को टाइम वाइज अरेंज करो, तो उसका भी तोड़ आपके पास है। अब हम बात करते हैं, कुछ ज्योग्राफर्स की बात कर लेते हैं। जिससे पहले आर्यभट्ट की बात करते हैं। आर्यभट्ट का देखें तो आर्यभट्ट के बारे में सबसे पहले जान लीजिए, इनकी जो किताब है आर्यभट्टियम, इसको याद करने में तो कोई कठिनाई नहीं है, इनके नाम ही से है ये किताब, आर्यभट्टियम। फिर दूसरी बात क्या है, इन्होंने भूगोल शब्द सबसे पहले यूज करने वाले जो ज्योग्राफर हैं, जिन्होंने भूगोल शब्द सबसे पहले यूज किया था, वो हैं आर्यभट्ट। और अपनी किस किताब में यूज किए थे, सूर्य सिद्धांत, अपने सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक में, अपनी सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक में ये भूगोल वर्ड यूज किए थे। इन्होंने बताया था अर्थ इज स्फेरिकल, अर्थ गोलाकार है, ठीक है, प्लस इसका कैलकुलेट किए थे सरकमफ्रेंस भी, कैलकुलेट किए थे सरकमफ्रेंस, जो अभी हम लोग प्रेजेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स से कैलकुलेट करते हैं उससे थोड़ा बहुत ही मिसमैच करता था, नहीं तो ऑलमोस्ट सेम ही था। सरकमफ्रेंस की बात करते हैं तो इराटोस्थेनस की बात आती है। इराटोस्थेनस भी माने जाते हैं कि उन्होंने ही सबसे पहले सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट किया था, इराटोस्थेनस। ये भी लिख लीजिए जब आ गई बात, इराटोस्थेनस, इन्होंने फर्स्ट कैलकुलेटेड सरकमफ्रेंस, ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेटेड सरकमफ्रेंस। अभी एक और फैक्ट, ये सब फैक्ट्स हैं, ये आपका जो चैप्टर है उससे थोड़ा सा हट के मैं आगे जब फैक्ट्स हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं तो पूरी तरीके से डिस्कस कर लें आपकी। और ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इंडिया को पुराण में क्या कहते हैं, इंडिया का नाम पुराण में जम्बू द्वीप है, जम्बू का कोई डबल ओ लिखता है, कोई यू है, जम्बू द्वीप, ठीक है। तो इराटोस्थेनस फर्स्ट कैलकुलेटेड सरकमफ्रेंस, इंडिया का पुराण में नाम क्या है, जम्बू द्वीप आपका नाम है हमारे इंडिया का। अभी हम आते हैं अपना जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे सोलर सिस्टम। तो हमने यूनिवर्स को देखा, अब हम गैलेक्सी पर आते हैं। यूनिवर्स एक छोटी गैलेक्सी। अब गैलेक्सी में आते हैं तो गैलेक्सी आप सभी को पता है, स्टार्स वगैरह जो भी हैं, हमारा प्लैनेट सब कुछ हमारी गैलेक्सी में ही है। तो गैलेक्सी में आते हैं तो सबसे पहले हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को, मिल्की वे गैलेक्सी अभी तो आप सब जान गए होंगे, लेकिन जब आप छोटे रहे होंगे, इसकी हिंदी जो आकाश गंगा है बहुत कन्फ्यूज करती थी भाई, खासकर मैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था। एक बात है, मैं जब छोटा था तब मैं गया था प्लानिटेरियम, तो वहाँ जो बड़े लोग थे वो सब बोल रहे थे आकाश गंगा है, आकाश गंगा दिखा के। हम कहे कौन सी गंगा आकाश में बहने लगी यार। और छोटा था, अब प्रयागराज में रहता था, तो हम केवल इसी गंगा को जानते हैं जो ज़मीन पे बहती है, आकाश गंगा को जान नहीं रहा था। तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन अभी तो पता है
कि मिल्की वे गैलेक्सी वही गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम, हमारा प्लेनेट जहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। अब एक और चीज़ इससे रिलेटेड, इसका शेप पूछता है कि इसका शेप कैसा है, तो स्पाइरल शेप्ड है, स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी है। और स्पाइरल शेप्ड मुझे लगता होगा आप सभी को पता होगा, स्पाइरल पता होगा, ये जो स्पाइरल ऐसे होता है ना, स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हैं आप सभी, तो यही इसी तरीके का हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी ऐसे ही दिखती है। आकाशगंगा हो गया। अब गैलेक्सी में और अगर बात करें तो हाँ, एक आप लिख लीजिए कि कौन सी ऐसी गैलेक्सी है जो हमारी गैलेक्सी के बहुत नज़दीक है, नियरेस्ट गैलेक्सी, तो है एंड्रोमीडा। अक्सर एक क्वेश्चन आता है, नियरेस्ट गैलेक्सी, नियरेस्ट गैलेक्सी, नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमीडा। नाम सिर्फ आपको ध्यान याद रखना, ज़्यादा नहीं। एंड्रोमीडा गैलेक्सी, एंड्रोमीडा भी स्पाइरल शेप्ड है। एंड्रोमीडा की बात करें तो ये भी स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी है। बता तो रहा हूँ, आज हम लोग जो फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, आप कोई भी कंपटीशन का उठा के देख लेंगे तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस अक्सर ही मिल जाएंगे, ऐसी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। और आते हैं, क्या चीज़ें पूछता है, कॉन्स्टिलेशंस, 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 कॉन्स्टिलेशंस पे अब आते हैं। अभी सोलर सिस्टम में घुस रहे हैं कॉन्स्टिलेशंस। तो हमारे जो टोटल कॉन्स्टिलेशंस वो 88 हैं, ठीक है। और इस पे लेकिन अभी जो क्वेश्चंस में आते हैं ऐसे तो कई ऐसे आते हैं, बट अभी मैं बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लासेस में और हम डिस्कस करेंगे। उर्सा मेजर, उर्सा मेजर। अभी कॉन्स्टिलेशंस कई लोग को तो संभव जो हिंदी माध्यम से होंगे उनका तारामंडल, भाई तारामंडल, कॉन्स्टिलेशंस तारामंडल होता है। और कॉन्स्टिलेशंस क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, कोई भी ग्रुप हो, ग्रुप ऑफ स्टार्स, उसको हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। तो ऐसे 88 कॉन्स्टिलेशंस हैं, ठीक है। अब कॉन्स्टिलेशंस में जब हम आते हैं तो उर्सा हम बता रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उर्सा मेजर, इसी का दूसरा नाम बिग बियर, बिग बियर। और इसी कॉन्स्टिलेशन का हिंदी में नाम हमारे भारतीय जो नाम है वो है सप्तऋषि, 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 सप्तऋषि। अब इससे भी रिलेटेड एक किद्वंती एक कहानी है सप्तऋषि के, कि एक महाराज थे, एक राजा था, वो अपने बेटे को जिसका नाम ध्रुव था, उसको सही अधिकार, मतलब कि पिता का प्रेम सही तरीके से नहीं दिया था, तो उसकी वजह से वो काफ़ी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही कुछ करके है, मुझे ध्यान आ नहीं रहा है इसका शेप कैसे है, ऐसे कुछ करके है। बिग बियर जो 7 हमारे सप्तऋषि है ना, तो 7 स्टार्स हैं उसमें। तो कहानी है दोस्तों ध्रुव तारा की कहानी है। ऐसी है कि हम लोग वाल्मीकि को जानते हैं, जो अंगुलीमान डाकू के नाम से काफ़ी फेमस थे। वो उंगलियां काट लेते थे लोगों की। तो उनकी मुलाकात एक बार 7 ऋषियों से हुई। इन्हीं 7 ऋषियों से जिन्होंने उनके जीवन का उद्धार किया था। तो इन्हीं 7 ऋषियों को तारा का जगह मिला। आजकल आसमान में इसी 7 तारों के रूप में चमक रहे हैं। मुझे थोड़ा सा इस शेप में डाउट है, इस साइड इधर तो ठीक है, इस साइड में थोड़ा सा हल्का डाउट है, कोई नहीं। ये थे कहानी से 4 जो हमारे 7 स्टार्स हैं। 7 स्टार्स की वजह से सप्त ऋषि कहा गया, क्योंकि 7 ऋषि भी थे। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, अगर पूछ लेता है कि उर्सा मेजर में कितने स्टार हैं, तो 7 स्टार हैं। और उर्सा मेजर का भारतीय नाम सप्त ऋषि है। अब हम पोल स्टार की बात करते हैं। पोल स्टार आप जानते हैं वह ध्रुव तारा, ध्रुव तारा यह वह तारा है जो कि जब पुराने लोग, जब पहले के लोग समुद्र में जाते थे, जब हमारे पास कंपास वगैरह नहीं होता था डायरेक्शन पता करने के लिए, तो जो हमारे पुराने लोग होते थे वो जब समुद्र में जाते थे तो इसी तारा को देखते थे, पोल स्टार, जिसका हमेशा डायरेक्शन नॉर्थ में है, उत्तर में हमेशा रहता है ये, ठीक है। ये ऐसा तारा है जो हमेशा उत्तर में ही चमकता है। तो किसी को अगर आपका मैप जानते होंगे कि किसी को एक डायरेक्शन पता चल गया है तो सबको पता चल जाता है कि अगला डायरेक्शन क्या है, ठीक है। बाकी के 3 डायरेक्शन पता चल जाएंगे, अगर एक डायरेक्शन पता हो तो वो काम करता था पोल स्टार। अब आप लोगों को थोड़ा सा अचरज होगा, इतने सारे स्टार में पोल स्टार कैसे पता चलता था। ये थोड़ा सा अधिक चमकता भी है, और साथ में इसी के नीचे होता हमारा उस उर्सा मेजर, या कह सकते हैं सप्तऋषि। तो सप्तऋषि के जो 2 तारे होते हैं ना, अगर इनको देखा जाए तो इन्हीं से मिलने वाली लाइन जो होती है, इमेजिनरी लाइन, वो पोल स्टार से मिलती है, ठीक है। तो ऐसे हमें पोल स्टार का पता चलता है। ये रहा हमारे स्टार की कहानी। अब हम आते हैं थोड़ा सा प्लैनेट्स पर।
प्लैनेट्स अब मैंने अपने सोलर सिस्टम में आते हैं। सोलर सिस्टम तो सोलर सिस्टम पोल स्टार वगैरह डिस्कस कर लिए, तो कोई नहीं। सोलर सिस्टम, अब कई लोगों को लगता होगा ये सोलर सिस्टम क्यों कहा जाता है। सन है, अगर सन हमारा अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा भाग कौन ऑक्यूपाई करता है, तो पूरे सोलर सिस्टम का 99.99% जो वेट है वो सन अकेले का रखता है। तो इसको सन सिस्टम क्यों नहीं कहते, सोलर सिस्टम क्यों कहते हैं, सोलर एनर्जी क्यों कहते हैं, ठीक है, सोलर कुकर, सोलर लाइट, ऐसा क्यों कहते हैं। तो सोलर कहने का कारण ये सोल वर्ड है। सोल वर्ड को रोमन माइथोलॉजी वो की चीज़ें होती हैं जिसमें पुरानी किंवदंतियाँ वगैरह लिखी रहती हैं, जो मिथ होते हैं, ये मिथ वर्ड से, मिथ जो सत्य नहीं होते हैं, मिथ ऐसा उड़ जाता है, उसका क्लैरिटी नहीं रहती कि सच है कि नहीं है। तो रोमन माइथोलॉजी के हिसाब से जो सोल वर्ड है, सोल का मतलब होता है सन गॉड, सूर्य भगवान। इसी वजह से इसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। अब सोलर सिस्टम में आए हैं तो सन की बात करते हैं। सन, आप सभी को पता है, सन अगर किसी स्टार से रिलेटेड सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है कि स्टार्स पे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। तो स्टार्स की एनर्जी आपको बता दूं तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन, ये क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन पूछता है कि हमारे जो सन है, अगर सन पे या कोई भी स्टार होती है उनमें एनर्जी कैसे आती है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस से। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि दो, जैसे आप जानते होंगे कि सारे स्टार्स जो होते हैं, या स्पेशली आप सन का लीजिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन, ठीक है, दो हाइड्रोजन, मैं साइंटिफिक इक्वेशन में लिख रहा हूँ, दो हाइड्रोजन मिलते हैं, H2 बनाते हैं, वो ये था हीलियम का, हीलियम या अल्फा पार्टिकल्स आप कह सकते बनाते हैं, ऐसा कुछ होता है, हीलियम बनाते हैं, दो हाइड्रोजन मिलते हैं तो इन्हीं की जो एनर्जी होती है वो हीलियम बनाती है। साइंटिफिक इक्वेशन मत लीजिएगा, साइंटिफिक इक्वेशन में गड़बड़ भी हो सकता है, कुछ चार्जेस वगैरह मैंने लगाए नहीं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया H फॉर हाइड्रोजन, यहाँ पे He हीलियम, ठीक है। तो ऐसे ही दो हाइड्रोजन मिलकर जब हीलियम बनाते हैं, जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है, फ्यूजन मतलब आप जान रहे हैं ना, फ्यूजन जुड़ना। एक इसी का दूसरा प्रोसेस होता है, मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ। वैसे न्यूक्लियर फ्यूजन, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन यह है नाभिकीय संलयन है। ये है न्यूक्लियर फिजन, ये तोड़ना, ठीक है। फिजन मतलब कोई चीज़ इंटीग्रेटेड है वो टूटना, कई खंड में होना, कई पार्टिकल्स में होना, जिस पर एटम बम बने होते हैं। न्यूक्लियर फिजन का ही प्रोसेस होता है, जो एटम बम होते हैं उनका एक पार्टिकल टूटता है, फिर उसमें तीन निकलता, फिर तीन ऐसे करके वो टूटता जाता है। लेकिन अगर सन की बात करें, सूर्य की बात करें, तो वहाँ पर जो एनर्जी प्रोडक्शन का चीज़ें वो हैं, प्रोसेस है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन है, नाभिकीय संलयन है। ये अक्सर पूछता है, ठीक है। अब पूछ लेता है सन से रिलेटेड कि कभी आउटर लेयर ऑफ सन, आउटर लेयर क्या है, तो कोरोना है। आउटर लेयर ऑफ सन, सन का आउटर लेयर कोरोना है, ठीक है। सन का आउटर लेयर क्या है, कोरोना है। अभी एक और चीज़ कर सकते हैं, जो सबसे चमकीला जो भाग है सूर्य का, उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। सबसे चमकीला फोटोस्फीयर सबसे चमकीला होता है, सबसे चमकीला भाग होता है फोटोस्फीयर। और सन से रिलेटेड सोलर सिस्टम का 99.999% ऑफ वेट यही रखता है, WGST वेट यही रखता है। सूर्य से पृथ्वी पर लाइट पहुंचने में 8.311 मिनट लगता है। कुछ किताबों में 8.49 सेकेंड भी, मिनट भी लिखा रहता है, मिनट। लेकिन मैंने जब डिस्टेंस के हिसाब से चेक किया, डिस्टेंस की बताता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं कि सन से हमारे जो सन से पृथ्वी की दूरी है, अर्थ की जो दूरी है वो 14,96,00,000 है, ठीक है। गाय दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। 14,96,00,000 है। अब 14,96,00,000
फिर हम लाइट की स्पीड चेक कर रहे हैं, तो इसमें आप 3 लाख से भाग देंगे, क्योंकि लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और ये भी किलोमीटर में है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 8.3311 मिनट आएगा। आप चेक कर सकते हैं। तो लेकिन कई जगह 8.49 भी दिया रहता है, तो अगर दिया रहता है तो आप उसको टिक कर दीजिए। 8.3 दिया है तो इसी को टिक करिएगा, क्योंकि ये एक्यूरेट है, ठीक है, डिस्टेंस के हिसाब से। कभी कभी आपको ये भी पूछ लेता है सन से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 14 करोड़ 96 लाख है, ठीक है, 96 लाख। लेकिन कई बार अप्रॉक्स दिया रहता है 15 करोड़, ठीक है, 15 करोड़, 15 करोड़ या करोड़ कर लो, 15 करोड़ दूरी है। ये हो गया। अब बात करते हैं सन के, हाँ, सन के डायमीटर की बात होती है तो ये 14 लाख है, 14 लाख है, ठीक है। अब पृथ्वी की डायमीटर, पृथ्वी का सबको वो पता होता है, रेडियस पता होता है, जो 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर हमारा रेडियस है, रेडियस है। तो इसका डायमीटर क्या होगा, इसी का दुगना, 12800। तब 12800 से आप 14 लाख को भाग करेंगे, डायमीटर की बात हो रही है, ठीक है, डायमीटर है, सूर्य का डायमीटर कितना है, 14 लाख है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि जो सूर्य का डायमीटर है, डायमीटर को देखते हुए सूर्य पृथ्वी का कितना गुना अधिक है, तो 109.3 टाइम्स से अधिक, ठीक है। आप 12800 से भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हम आते हैं प्लैनेट्स पे। प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये ग्रीक टर्म है, ग्रीक टर्म है प्लैनेटाई, प्लैनेटाई, प्लैनेटाई। प्लैनेटाई का मतलब क्या होता है, घुमंतरू, वैंडरर्स। जैसे अभी हम लोग घूम रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसे ही ये प्लैनेट्स होते हैं जो घूमते रहते हैं। प्लैनेट्स की खासियत आप सभी को पता है कि नो लाइट एंड हीट, इनका खुद का नहीं होता है, नो लाइट एंड हीट, इनका खुद का कोई लाइट एंड हीट नहीं होता, ये सन से लेते हैं, ठीक है। और इनका एक और बात है कि सूर्य के किनारे एक इलिप्टिकल पाथ, ऐसे इलिप्टिकल पाथ होता है यार, इलिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं, इलिप्टिकल पाथ होता है। और उस पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं, ज्योग्राफी की भाषा में इसे ऑर्बिट्स कहते हैं, या अक्ष समझ लीजिए, अक्ष कहते हैं जिस उस पर घूमते हैं। अब एक और चीज़, अभी प्लैनेट्स के बारे में आप जान लीजिए। कभी कभी क्या एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट कौन सा है, न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट कौन सा है, कार्ला, CARLA, कार्ला। पूछता है कि न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट कौन है, कार्ला। नासा ने इसे ढूंढा था, कार्ला को। जब डिस्कवर्ड की बात आ गई तो एक मैंने लिखवाना भूल गया, न्यूली डिस्कवर्ड गैलेक्सी, न्यूली डिस्कवर्ड गैलेक्सी। तो न्यूली डिस्कवर्ड गैलेक्सी कौन सी है, द्वार्फ गैलेक्सी, ठीक है, द्वार्फ गैलेक्सी, द्वार्फ गैलेक्सी। आपसे प्लैनेट्स पूछा जाए तो कितने प्लैनेट्स हैं, आप कहेंगे 8 प्लैनेट हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, 8 प्लैनेट हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 24 अगस्त 2006 से पहले हमारे पास कितने प्लैनेट थे, तो 9 प्लैनेट थे, ठीक है। 9वां प्लैनेट कौन था, 9th प्लैनेट कौन था, हमारा प्लूटो। प्लूटो को कब निकाला गया हमारे प्लैनेट्स की कैटेगरी से, किस डेट को, 24 अगस्त, 24 ऑफ अगस्त, AUG में लिख रहा हूँ, 24 ऑफ अगस्त 2006। और किसने इसको निकाला था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU। इसकी जो राजधानी हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। पेरिस आप सभी को पता है कहाँ है, फ्रांस में है, ठीक है, फ्रांस, फ्रांस में है। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, इसने इसको प्लूटो को क्या दिया था, डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में कर दिया, प्लैनेट से हटा दिया। अब डॉर्फ प्लैनेट इसको क्यों कहा जाता था, पहला तो इसका पाथ जो था इलिप्टिकल नहीं था, ये सर्कुलर थोड़ा पाथ था, और लास्ट वाला जो हमारा है नेपच्यून है, उसके पाथ को थोड़ा सा काटता था, ठीक है। अब प्लूटो की बात करें तो प्लूटो की जब बात आ ही गई है तो प्लूटो का हम लोग एक तुरंत नोट कर लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि इसको डिस्कवर कौन किया था। तो 1930 में इसको
क्लाइडे, एक मिनट, हाँ, क्लाइडे टॉमबॉग ने किया था, 1923 में ढूंढा था। ठीक है। अब एक चीज़ और कि इसका जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सैटेलाइट अक्सर पूछ लेता है, तो लार्जेस्ट जो सैटेलाइट है वो चेरॉन है। ठीक है, चेरॉन या सेरॉन कुछ भी पढ़िए, CHARON ये प्लैनेट है। ये पूछ लेता है कि प्लैनेट्स का ये क्या है, लार्जेस्ट सैटेलाइट। अक्सर प्लैनेट्स का लार्जेस्ट सैटेलाइट पूछता है। ठीक है। अभी हम और जो प्लैनेट्स लिखेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ये हुआ हमारा प्लूटो तक। अब प्लूटो से हम आते हैं कि हमारे जो 8 प्लैनेट हैं, तो उनको 8 प्लैनेट को याद रखने का ट्रिक है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट served us nuts। ठीक है, नट्स। अब इसमें आप यम पकड़ लो, यम फॉर मरकुरी, बुध, मरकुरी मतलब बुध, वी से वीनस हुआ शुक्र, ई से अर्थ, यम से मार्स, जे से जुपिटर मतलब बृहस्पति, यस से सैटर्न मतलब आपका शनि, सैटर्न, यू से यूरेनस हुआ, यन से आपका नेपच्यून हुआ, यन से नेपच्यून हुआ। ये सारे प्लैनेट्स हो गए, सबका हिंदी बता दिया। अरुण वरुण होते हैं, क्या कहते हैं, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसी के साथ जब हम यहाँ डिस्कस कर ही रहे हैं तो एक और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। और वीनस काफ़ी पहले बताते हैं कि मरकुरी हुआ, वीनस हुआ, अर्थ हुआ, मार्स, ये 4 जो हमारे प्लैनेट्स हैं, इनर प्लैनेट्स हैं, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है। और जो जुपिटर से स्टार्ट होता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ये जोवियन प्लैनेट्स हैं। अब याद कैसे रखोगे, जुपिटर, जे फॉर जुपिटर, जे फॉर जोवियन कहो या आउटर प्लैनेट्स कहो। ये जो जुपिटर से लेके जितने भी प्लैनेट्स आगे के हैं, ये सारे गैसेस से बने हुए हैं। ठीक है। इनमें गैस ज़्यादा, इसमें रॉक मट है नहीं। ठीक है। इनमें गैस हुआ, डस्ट हुआ, इन्हीं सबसे ये सारे बने हुए हैं प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट्स। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रॉक्स वगैरह से बने हुए हैं। अब इसमें आता है हमारा वीनस की हम डिस्कस कर लें। आप सभी को पता है, कोई पूछे कि सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है, तो मरकुरी या बुध है। लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन है, वीनस, शुक्र। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर, इसमें काफ़ी ज़्यादा कार्बन है, इसलिए ये इसका वो है, जो हमारा टेम्परेचर है, इसका जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी गर्म रहता है। अब इसी वीनस को हम लोग, ये वीनस को अगले स्लाइड में ले लेते हैं। वीनस को हमारा जो है, वीनस को हम क्या करते हैं, मॉर्निंग प्लस इवनिंग स्टार भी इसको कहते हैं, इवनिंग स्टार कहते हैं। इसको ट्विन प्लैनेट कहा जाता है, किसका, अर्थ का ट्विन कहा जाता है। ठीक है। ये हुआ आपका और एक और फैक्ट था इसका, हाँ, इसके रोटेशन को लेके आप सभी को बता दूं कि हमारी जो पृथ्वी है और जो अदर प्लैनेट्स हैं, 2 को छोड़ के वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है। हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। लेकिन वीनस हुए प्लस रुक जाओ, अभी यहाँ मैं बताता हूँ। वीनस प्लस यूरेनस 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन है, क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। ठीक है। इसी को मॉर्निंग स्टार कहने के साथ साथ इसको वील्डेड प्लैनेट कहते हैं। वील्ड, आप सभी को पता होगा वील्ड क्या होता है। वील्ड मतलब घूंघट होता है, जो महिलाएं पहनती हैं उनका चेहरा कवर करने के लिए, तो इसको वील्डेड प्लैनेट भी कहा जाता है। कारण कि इसका एटमॉस्फेयर काफ़ी थिक है, मैंने बताया ना, इसीलिए काफ़ी गर्म रहता है, तो इसको मॉर्निंग प्लस इवनिंग स्टार भी कहा जाता है।
ट्विन कहा जाता है किसका, अर्थ का। यूरेनस और वीनस ऐसे ही दो प्लैनेट हैं जो क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। अर्थ की बात करें तो अर्थ का आप सभी को पता है कि कितने उस पर, इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है या वाटर प्लैनेट कहा जाता है। अर्थ को वाटर प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट, उसको मैं लिखूंगा नहीं। आप सभी को पता है कि अपने एक्सिस से, जो एक्सिस है अर्थ का रोटेशन वाला एक्सिस, उससे 1.5 डिग्री टिल्टेड है, झुका हुआ है, टिल्टेड है। ठीक है, दो टाइप के मोशन करती है, रिवोल्यूशन एंड रोटेशन। तो रिवोल्यूशन का जो आपका टाइम अप हो गया, जो टाइम था, कोई नहीं, अभी थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि जो हमारा रोटेशन है रिवोल्यूशन का टाइम, हम लोग जब ज़्यादा डीप में जाएंगे तब उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी जो ऊपर जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो अर्थ के बारे में और जब अंदर जाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। अर्थ की बात आप करते हैं तो एक और लिख लीजिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सबसे पहले पर आता है आयरन, ठीक है, लोहा, एलिमेंट है लोहा। फिर इसके बाद आता है ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे, ठीक है, सबसे ज़्यादा आयरन, फिर ऑक्सीजन, फिर आता है हमारा सिलिकॉन। अब इसको याद कैसे रखेंगे, याद करने का ट्रिक है रुक जाओ, और SIC, इमरजेंसी आप याद रखेंगे, ट्रिक है याद रखने के लिए। क्योंकि क्रस्ट की भी बात आती है तो उसको हम लोग समोसा ट्रिक बनाए हैं, आपको मैं बताऊंगा वो ट्रिक जब हम लोग और अंदर जाएंगे क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स जो सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन अर्थ की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोहा होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर सिलिकॉन होता है। लोहा को आप लोग IR से याद रखेंगे, जेन से आपका ऑक्सीजन हो गया, SI से आपका सिलिकॉन हो गया। तो आपको टर्म या क्या याद रखना है, इमरजेंसी। ठीक है, अब थोड़ा सा आपका सिर्फ वक्त लूँगा। मार्स की बात करें तो मार्स को आप सभी को पता है कि आयरन रिच, इसका रेड सॉइल होता है, इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, रेड प्लैनेट। कारण कहने का जो आपका रेड प्लैनेट है, इसमें आयरन ऑक्साइड इसकी मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, आयरन रिच है ये। इसका इसमें और जो क्वेश्चन पूछता है, इसका जो सैटेलाइट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोबोस और डेमोस, ये दो सैटेलाइट्स इसके जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि किसके सैटेलाइटें हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर हम आते हैं जुपिटर पे। एक काफ़ी वैसे हम लोग ओवरव्यू टाइप का ले रहे हैं, जो अक्सर चीज़ें पूछ लेता है। अभी बहुत सी चीज़ें जानना है इनके बारे में, लेकिन हम देख लेते हैं। अर्थ सबसे डेंसिएस्ट प्लैनेट की बात करते तो हमारा अर्थ है, ठीक है, सबसे डेंसिएस्ट 5.5 का कुछ 5.5 इसका होता है, डेंसिटी होता है। जुपिटर, इसको विंटर प्लैनेट कहा जाता है, विंटर प्लैनेट। यहीं से हमारा जोवियन प्लैनेट्स के सीरीज स्टार्ट होता है। माना जाता है कि 148 डिग्री सेल्सियस तक इसके टेम्परेचर चला जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब जुपिटर का सब कई प्लैनेट हैं, यूरोपा वगैरह भी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो लार्जेस्ट इसकी सैटेलाइट है, लार्जेस्ट सैटेलाइट, ये सब नेचुरल सैटेलाइट हैं मून की तरह। लार्जेस्ट सैटेलाइट जो हैं उसका गैनीमेड काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन से इसका काफ़ी वो है, पॉपुलर है। इसके बाद हम लोग सैटर्न देखते हैं। सैटर्न का जो सबसे फेमस सैटेलाइट, सबसे बड़ा सैटेलाइट है, वो है आपका टाइटन सैटेलाइट। ऊपर से सबसे लाइटेस्ट प्लैनेट है, पूछा जाए सबसे लाइटेस्ट प्लैनेट तो हमारा सैटर्न है। सबसे डेंसिएस्ट प्लैनेट हमारा अर्थ है। माना जाता है कि सैटर्न को, अगर सैटर्न से बड़ा हमारे पास कोई पानी का वो मिलता है तो अगर सैटर्न को उसमें हम डाल देते हैं तो तैरने लगेगा सैटर्न। यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है, ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रीन प्लैनेट। कारण इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन काफ़ी ज़्यादा होता है, CH4। और इसको कभी कभी पूछ लेता है कि कौन डिस्कवर किया था, तो इसके डिस्कवरर जो थे उस सर विलियम हर्शेल थे। ठीक है, हर्शेल थे। अभी जानने को तो बहुत कुछ है, ठीक है, जानना तो बहुत ज़्यादा है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस पे लेके आपको चलता हूँ, 2 मिनट लगेगा। क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी का किसने लिखी है, ये 1 वर्ड टाइप क्वेश्चंस। ज्योग्राफी का मैंने बताया आपको, स्ट्रैबो।
इस टाइपों के द्वारा लिखी गई क्वेश्चन है। ये पैटर्न इससे आपको पता चलता जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एनटीए फॉर्म करता है। तो पहला तो हर किसी को पता, जो हर कोई पूछता है, वन वर्ड क्वेश्चंस वो ऐसे हैं कि ज्योग्राफी का किसकी किताब है वो पूछ लेगा। लाइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम सैटर्न, ठीक है। फिर पूछ लेगा विच एलिमेंट इज इन द हाईएस्ट परसेंटेज इन अर्थ। तो मैंने आपको इमरजेंसी बताया था, तो आपको आयरन याद रहेगा। अभी कभी कभी इसका परसेंटेज ही पूछता है, लेकिन वो जब हम फर्दर क्लासेस लाएंगे, जो हमारे पेड बच्चे होंगे उनमें पूरा डिटेल से हम चीज़ों को बताएंगे, कितना परसेंटेज होता है, किसके पास कितनी सेटेलाइट है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी पता चलेंगी। अभी ये तो एक ओवरव्यू टाइप का था। ये 3 हमारे देख लिए वो वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस थे। अब फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा आता है कि अरेंज दीज प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये अब क्वेश्चंस क्या पूछा है कि हमको साइज के हिसाब से और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको वो करना है। जो हमारे पेड क्लास के बच्चे जो देखे होंगे उनको ये पता होगा कि क्या करना। अभी इस क्लास में मैंने अभी बताया नहीं है, लेकिन हमारे जो पेड क्लास के बच्चे ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला आप सभी को पता है जुपिटर आएगा सबसे बड़ा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जुपिटर, फिर आपका सैटर्न, फिर आपका अर्थ आता है, फिर आपका वीनस आता है। तो 1 4 2 3 आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि किसके अकॉर्डिंग पूछा है, साइज के अकॉर्डिंग पूछा कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग पूछा है। लेकिन यहाँ पे हमारा साइज के अकॉर्डिंग पूछा है। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। कई लोग डिक्रीजिंग पढ़ते नहीं, वो इसको इंक्रीजिंग समझ के आंसर यही मार देंगे, कहाँ गया 3 2 4 1 ए, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे दिया हुआ है, तो कई लोग उसको आंसर मार देंगे। तो प्लीज़ इसको ऐसा मत करना, ये रॉन्ग आंसर है। करेक्ट ये है क्योंकि हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। फिर हमारा 5वां क्वेश्चन आता है इस टाइप का होता है, विच एमंग दीज बुक्स वॉज नॉट रिटन बाय द भास्कराचार्य। नॉट, पहले जो राइटर है उनका नाम भास्कराचार्य के द्वारा, और नॉट स्पेशली नॉट पूछा है, ठीक है। यही बहुत बार गलती लोग करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स अगर आप देखें तो उस पर गोला मार लें ताकि आप भूलें ना कि यहाँ पे नॉट का हमको जवाब देना है। तो मैंने आपको बताया है, अभी शायद बताया है कि नहीं बता पाया, इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन जो हमारे पेट के बच्चे होंगे उनको ये सारी चीज़ें वो पढ़ चुके हैं कि सिद्धांत शिरोमणि, कर्ण कौतूहल लिखा है सिर्फ यहाँ पे, कर्ण कौतूहल, लीलावती, ये बीज गणित, ये जो सारी किताबें हैं वो भास्कराचार्य की किताबें हैं। लेकिन जो सूर्य सिद्धांत, जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सूर्य सिद्धांत के जो राइटर हैं वो आर्यभट्ट हैं, ठीक है। ये उनके लिए, जो हमारे पेट के बच्चे नहीं उनको तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो हमारे पेट के बच्चे हैं उनको इसके आंसर्स पता होंगे। तो मैंने जैसा बता दिया था कि आपका ऐसे ऐसे पैटर्न में आपका CUET आने वाला है। तो अगर आपको क्लास देख लिए हैं, कई चीज़ें जो हमारे ऑलरेडी पेट बच्चे पढ़ चुके हैं, आप क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, आपको क्वेश्चंस के यहाँ टाइप्स भी बताए जाएंगे, किस तरीके से पूछ सकता है एनटीए, किस तरीके का दिमाग लगा सकता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे और हमारे फैमिली में आप आना चाहेंगे, आना पसंद करेंगे। तो अगर आप आ रहे हैं तो कृपया कर इस नंबर पर आप मैसेज करें या कॉल करें और खुद को रजिस्टर करें हमारे साथ, ठीक है। धन्यवाद।